स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ, एना हुआंग का उपन्यास है किंग ऑफ स्लॉथ और हमारे पास इसकी एक समीक्षा है। तो आज हम इसी समीक्षा को जरा खोल कर देखेंगे कि भाई इसमें क्या खास बातें बताई गई हैं, किरदार कैसे हैं, कहानी का स्टाइल क्या है, क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और ये टाइटल किंग ऑफ स्लॉथ, आलस का राजा, ये थोड़ा अजीब नहीं, मतलब किंग और आलस सुनने में ही थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम किंग ऑफ स्लॉथ, लेखक एना हुआंग, और ये उनकी किंग्स ऑफ सिन सीरीज की दूसरी किताब है। पहली थी किंग ऑफ ग्रीड, लालच का राजा, अब ये आलस का राजा। सीरीज के नाम भी मतलब काफी ड्रामेटिक है। समीक्षा में लिखा है कि ये किताब रोमांस, ड्रामा और वो जो जॉनर होता है ना बिलियनियर फिक्शन, हाँ, उन तीनों का मिक्सचर है। ये तीनों चीजें एक साथ कैसे काम करती होंगी? काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। वैसे देखिए, बिलियनियर फिक्शन में क्या होता है, अक्सर वो एक भव्य दुनिया, पावर, ग्लैमर, मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जो शायद आम पहुंच से थोड़ी दूर हो, पैसा, ऊंचे दांव पेच। और फिर है रोमांस, जिसका फोकस होता है किरदारों के बीच का इमोशनल कनेक्शन, उनकी केमिस्ट्री, उनकी अंदरूनी दुनिया। और ड्रामा, इन दोनों में वो टेंशन, वो कॉन्फ्लिक्ट लाता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। तो सोचिए, एक तरफ अरबपति वाली दुनिया की चमक और उलझने, और दूसरी तरफ दो लोगों के बीच वो धीरे धीरे पनपता प्यार और उससे जुड़े उतार चढ़ाव। और हाँ, ये भी जरूरी है कि ये सीरीज की दूसरी किताब है। अब समीक्षा में ये तो साफ नहीं है कि पहली से कितना डायरेक्ट कनेक्शन है, पर अक्सर जो लोग सीरीज फॉलो करते हैं वो एक तरह की, क्या कहते हैं, निरंतरता ढूंढते हैं। शायद वही दुनिया हो, कुछ पुराने किरदार दिख जाएं, या कम से कम कहानी का फील वैसा ही हो जैसा किंग ऑफ ग्रीड में था। तो हाँ, पाठक शायद कुछ जाना पहचाना एहसास ढूंढ रहे होंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं उस किरदार पे जिसका नाम टाइटल में है, जेवियर कैस्टिलो। उसे कहा गया है किंग ऑफ स्लॉथ। समीक्षा बताती है कि वो बाहर से एकदम शांत, धीमा, शायद थोड़ा बेपरवाह सा, मतलब आलसी सा, ठंडा मिजाज, पर ये सिर्फ ऊपर ऊपर से है। अंदर से वो काफी शार्प है, चालाक है, गहरा सोचने वाला। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, बाहरी शांति और अंदरूनी तेजी, समीक्षा के हिसाब से यही उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन स्लॉथ, आलस का टैग, एक अरबपति हीरो के लिए ये थोड़ा फिट नहीं बैठता ना? बिल्कुल, ये सच में सोचने वाली बात है। स्लॉथ सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुस्ती, कामचोरी, है ना? पर यहाँ ये शायद एक मुखौटा है। रोमांस नॉवेल्स में खासकर ऐसे पावरफुल किरदारों के साथ ऐसे कॉन्ट्रास्ट बहुत इस्तेमाल होते हैं। ऐसे आप वो कह सकते हैं छुपा हुआ हीरो या हिडन हीरो वाला ट्रोप, मतलब किरदार बाहर से कुछ और दिखे पर अंदर बहुत कुछ हो, कमजोर दिखे या जैसे यहाँ आलसी दिख रहा है पर असल में उसमें कमाल की काबिलियत या गहराई हो। पाठक को लगता है कि वो किरदार के उस छुपे हुए हिस्से को देख पा रहा है। और ये स्लॉथ का टैग, ये तो सीधा पाठक की उम्मीदों से खेलता है। आप सोचते हैं किरदार आलसी होगा, जिम्मेदारियों से भागेगा, लेकिन फिर जब उसकी चतुराई सामने आती है या उसके सीक्रेट्स पता चलते हैं तो वो उम्मीद टूटती है और किरदार ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, याद रह जाता है। ये दिखाता है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। ये टैग शायद, पता नहीं, उसकी पर्सनालिटी का बस एक हिस्सा हो या जानबूझकर ओढ़ा गया हो। समीक्षा इसे ही किरदार की एक बड़ी खूबी बता रही है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब ये आलस उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है दुनिया को दिखाने के लिए। खैर, अब बात करते हैं दूसरी मेन कैरेक्टर की, स्लोएन कैंसिंगटन। समीक्षा के मुताबिक वो जेवियर से एकदम अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। महत्वाकांक्षी, जिंदा दिल, फुल ऑफ एनर्जी, अपनी पहचान बनाने वाली, अपने दम पर कुछ करने वाली। तो एक तरफ धीमा रहस्यमय हीरो, दूसरी तरफ तेज एम्बिशियस हीरोइन। और समीक्षा इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री पर काफी जोर दे रही हैं। कहती हैं कि वो पढ़ने लायक है। ये हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है कि दो इतने अलग लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, चिंगारी कैसे लगती है। पर क्या सिर्फ अलग होना काफी है केमिस्ट्री के लिए? नहीं, सिर्फ अलग होना काफी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये एक मजबूत बेस जरूर बनाता है। विपरीत स्वभाव अक्सर शुरू में, पता है, टकराव पैदा करते हैं, गलतफहमियां होती हैं। एक शांत है, दूसरा शायद ज्यादा बोलने वाला है। एक धीरे चलना चाहता है, दूसरा शायद तेजी पसंद करता हो। ये टकराव ही तो कहानी में मसाला डालता है। लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ इससे नहीं बनती। केमिस्ट्री तब बनती है जब इस टकराव के बावजूद या शायद इसी वजह से एक खिंचाव पैदा हो, जब दोनों एक दूसरे की उन क्वालिटी से इंप्रेस होने लगे जो उनमें खुद में नहीं है।
समीक्षा में स्लो बर्न रोमांस का जिक्र है। ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, स्लो बर्न। इसका मतलब यही है कि रिश्ता वो लव एट फर्स्ट साइट वाला या एकदम तेज रफ्तार वाला नहीं है। ये धीरे धीरे, परत दर परत खुलता है, भरोसा धीरे धीरे बनता है, अट्रैक्शन धीरे धीरे गहरा होता है। इसमें वो एक इंतजार होता है, एक टेंशन बनी रहती है, और जब फीलिंग्स खुलकर सामने आती हैं तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा लगता है। ऐसी कहानियों में किरदारों के डायलॉग्स, उनकी छोटी छोटी हरकतें, उनके मन के विचार, ये सब ज्यादा मायने रखते हैं। और ये स्लो बर्न वाला जो पॉइंट है, ये सीधे उस मैसेज से जुड़ता है जिसका जिक्र था समीक्षा में, कि कभी कभी सबसे शांत और धीमे दिखने वाले लोग भी सबसे गहरे और तीव्र रिश्ते निभा सकते हैं। ये दिखाता है कि जेवियर का वो बाहरी स्लोथ वाला रूप उसकी भावनाओं की गहराई का पैमाना नहीं है, और वैसे ही स्लोइंग की बाहरी तेजी शायद उसकी अपनी कुछ जरूरतों या इनसिक्योरिटीज को छुपाती हो। स्लो बर्न रोमांस उन्हें एक दूसरे के इन छुपे हुए पहलुओं को समझने का वक्त देता है। हाँ, ये स्लो बर्न वाला कॉन्सेप्ट वाकई दिलचस्प है। तो अगर हम समीक्षा की माने तो इस नॉवल की मेन ताकतें क्या हैं? एक तो जेवियर का वो मल्टी लेयर्ड मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसकी हमने बात की, दूसरा जेवियर और स्लोन की वो धीरे धीरे सुलगने वाली केमिस्ट्री, और तीसरा एना हुआंग की राइटिंग स्टाइल जिसे समीक्षा आकर्षक और भावुक कह रही है। मतलब कैरेक्टर, रिलेशनशिप और लिखने का तरीका, ये तीनों हिट है। बिल्कुल सही। रोमांस जॉनरा में खासकर जहां किरदारों की अंदरूनी दुनिया पर जोर हो, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कॉम्प्लेक्स रहस्यमयी किरदार पाठक को बांधे रखता है। वो जानना चाहता है कि इसके राज क्या है या ऐसा क्यों है। फिर आती है केमिस्ट्री। पाठक को वो स्पार्क फील करना होता है, वो किरदारों के लिए रूट करना चाहता है, और इन सबको जोड़ने का काम करती है राइटर की स्टाइल। अगर लिखाई इमोशनल है, पाठक को किरदारों के दुख, खुशी, कश्मकश से कनेक्ट कर पाती है, तो कहानी में जाना जाती है। समीक्षा का यह कहना कि एना वॉन्ग की राइटिंग आकर्षक और भावुक है, ये इशारा करता है कि शायद लेखक इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखा पाई हैं। लेकिन परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। एक तो कहानी की स्पीड जो कहीं कहीं धीमी लगती है, स्लो पेसिंग, और दूसरा कहानी का शुरुआती हिस्सा कुछ लोगों को शायद जरूरत से ज्यादा लंबा लगे। अब ये धीमी गति वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अभी हम स्लो बर्न की तारीफ कर रहे थे और अब धीमी गति को कमी बता रहे हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, और यहीं पर वो बात आती है ना पर्सनल पसंद की। देखिए, स्लो बर्न तो एक स्टाइल है जानबूझकर अपनाई गई, जहां रिश्ते को धीरे धीरे डेवलप होने दिया जाता है, टेंशन को बिल्ड किया जाता है। ये अपने आप में बुरा नहीं है। बहुत से पाठक इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये ज्यादा रियल और गहरा लगता है। लेकिन धीमी गति या स्लो पेसिंग का मतलब हो सकता है कि कहानी के बाकी हिस्से भी, जैसे मेन प्लॉट का आगे बढ़ना या साइड स्टोरीज का डेवलप होना या जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसका सामने आना, वो सब भी जरूरत से ज्यादा धीमे चल रहे हो। मतलब हो सकता है रोमांस का धीमापन अच्छा लगे, पर कहानी के दूसरे एलिमेंट्स इतने धीरे आगे बढ़े कि पाठक बोर होने लगे, या फिर शुरू का हिस्सा जहां किरदारों और दुनिया को सेटअप किया जा रहा है वो इतना खिंच जाए कि पाठक बेचैन हो जाए कि भाई असली कहानी कब शुरू होगी। तो जिस पाठक को स्लो बर्न रोमांस पसंद है, उसे भी ओवरऑल पेसिंग धीमी लग सकती है अगर प्लॉट में मूवमेंट नहीं है या चीजें रिपीट हो रही हैं। ये एक बहुत पतली सी लाइन है, कब स्लो बर्न जानबूझकर है और कब वो बोरिंग धीमी गति बन जाती है, ये हर पढ़ने वाले के लिए अलग हो सकता है। समीक्षा शायद इसी फर्क की तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, समझ गया। तो ये पेस वाला मामला थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को लगेगा कि ये गहराई दे रहा है, किसी को शायद उबाऊ लगे। तो सब कुछ मिलाकर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए रिकमेंडेड है? हाँ, समीक्षा का जो निचोड़ है वो काफी साफ है। ये किताब उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो एक तो स्लो बर्न रोमांस के फैन है, जिन्हें वो धीरे धीरे पनपने वाले रिश्ते और इमोशनल डेप्थ अच्छी लगती है। दूसरे जिन्हें बिलियनर फिक्शन की दुनिया पसंद है, मतलब वो पावर, पैसा और उससे जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली कहानियां। तीसरे जो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद करते हैं, जहां कहानी किरदारों के डेवलपमेंट, उनकी अंदरूनी कश्मकश और उनके रिश्तों के आसपास घूमती है। और चौथे जिन्हें एना हुआंग की इमोशनल और एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल पसंद है। हो सकता है उन्होंने सीरीज की पहली किताब पढ़ी है और इस समीक्षा से कोई मुख्य सीख या टेकअवे मिलता है। मुख्य सीख तो वही है जिस पर हमने बात की थी,
कि बाहरी पर्सनालिटी या दिखावा, जैसे जेवियर का वो स्लॉथ वाला रूप, वो अक्सर अंदर की पूरी सच्चाई नहीं बताता। सच्चा कनेक्शन और गहरा प्यार सतह के नीचे पनपता है और उसे समझने के लिए सब्र और वक्त चाहिए होता है। ये कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है। प्यार धीरे धीरे महसूस होता है और टाइम के साथ गहराता है। समीक्षा में किताब को 5 में से 4 स्टार मिले हैं। ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ बिल्कुल, 4 स्टार एक सॉलिड रेटिंग है। ये दिखाता है कि जिसने भी समीक्षा लिखी है उसे कुल मिलाकर किताब पसंद आई, भले ही पेसिंग को लेकर थोड़ी शिकायतें थीं। ये रेटिंग उन पाठकों के लिए अच्छा इशारा है जो इस जॉनर को पसंद करते हैं। ये बताती है कि किताब अपनी शैली के जो पैमाने होते हैं, कॉम्प्लेक्स किरदार, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल डेप्थ, उन पर खरी उतरती है। ये सब इसमें मौजूद है। ये समीक्षा इस बात पर भी थोड़ी रोशनी डालती है कि आजकल रोमांस जॉनर कितना बदल गया है, कितना डाइवर्स हो गया है। सिर्फ वो लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया वाली सीधी कहानी नहीं है। अब किरदारों की साइकोलॉजी है, सोशल प्रेशर है, बिलियनियर दुनिया के अपने अलग नियम होते हैं और रिश्तों की धीमी गति को भी एक वैलिड स्टाइल माना जा रहा है। ये दिखाता है कि पाठक अब शायद सतही कहानियों से ज्यादा गहरे, परतदार किरदारों और रिश्तों की तलाश में है। तो ये थी एना हुआंग की किताब किंग ऑफ स्लॉथ की पुस्तक समीक्षा पर हमारी आज की चर्चा। हमने समीक्षा के आधार पर इसके किरदारों जेवियर और स्लोअन को समझने की कोशिश की, उनके कंट्रास्ट और केमिस्ट्री पर बात की, स्लो बर्न रोमांस के कॉन्सेप्ट को देखा, कहानी की खूबियों और जो संभावित कमजोरियां बताई गईं उन पर भी गौर किया और यह समझने की कोशिश की कि यह किताब किस तरह के पाठक को अपील कर सकती है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक ख्याल आता है मन में जो शायद इस समीक्षा और नॉवेल के एसेंस से जुड़ता है। हम अपनी असल जिंदगी में कितनी बार लोगों को उनके बाहरी बर्ताव या उनकी रफ्तार के आधार पर जज कर लेते हैं। कोई शांत है तो सोच लिया कि शायद कमजोर होगा, कोई धीरे काम करता है तो मान लिया कि आलसी है या काबिल नहीं है, कोई ज्यादा बोलता है तो शायद उसे सतही समझ लिया। ये समीक्षा जैसे याद दिलाती है कि सतह के नीचे अक्सर बहुत कुछ होता है, कि हम रोज की जिंदगी में रुककर लोगों की उन छिपी हुई गहराइयों को, उनकी अनकही कहानियों को या उनके रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को देखने की कोशिश करते हैं, या हम भी बस बाहरी लेबल्स देखकर फटाफट अपने नतीजे निकाल लेते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?